जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और उस कड़ी में हम लोगों ने अभी तक क्लास 9 के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस दोनों ही चैप्टर को हम लोगों ने पीछे के दो क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि आपका क्लास 9 का तीसरा चैप्टर है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है। तो कहीं ना कहीं आप सभी मित्रों को इस सेशन को पूरे एंड तक देखना चाहिए और बहुत सारी जानकारी आपको आज के इस सेशन से आपका रिवीजन हो जाएगा, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका बोर्ड सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, अच्छा उससे पहले एक जरूरी सूचना आप सबों को देना चाहूंगा कि ये जो मैंने दीपावली ऑफर लगाया था ये आपका 10 नवंबर से था और बहुत सारे मित्रों का बीच में, मतलब जितना दिन आपका ऑफर चला उसमें बहुत सारे मित्रों का पेमेंट कैंसिल होने की समस्या आई। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑफर है बैच पे आपका, वो मैंने 20 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आप सभी जिनको भी एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है या एएलपी एंड टेक कॉम्बो बैच, आपको एएलपी एंड टेक के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी करना है, वो 20 नवंबर तक आराम से आप इसी प्राइस में कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका एनसीईआरटी साइंस बैच है ये आपको 299 में अभी इनरोलमेंट मिल जाएगा और जो आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए ये आपको 349 में अभी इनरोलमेंट इसमें मिल जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से 20 नवंबर तक इसको परचेज कर सकते हैं। बहरहाल आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आप सबों के सामने है। ध्यान में रखिएगा कि जो चैप्टर है आपका वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। तो कहीं ना कहीं आज का जो ये कंसेप्ट होगा वो परमाणु और अणु के इर्द गिर्द ही होगा। मेरे मित्र, आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है 2 मोल जल, 20 मोल जल, फिर है आपका जल के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, और चौथा ऑप्शन है आपका जल के 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 अणु। ऑप्शन है केवल एक, फिर है 1 तथा 4, और तीसरा ऑप्शन है 2 तथा 3, और चौथा ऑप्शन है 2 तथा 4। मेरे मित्र, आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो बड़ी समस्या ये आ गई है कि जो जल का 360 ग्राम कहा जा रहा है वो यहाँ पे क्या है, और हम लोग जल के अगर 1 मोल की बात करते हैं तो कितना लिखते हैं। तो मेरे मित्र, आप सबों को यहाँ पे जो सबसे पहले इस चैप्टर में समझना होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर वो है हमारा टर्म मोल। क्या है हमारा? मोल। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग मोल की बात करते हैं, अच्छा परमाणु और अणु इनके बारे में बेसिक जानकारी आप सबों के पास है और आगे के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको परमाणु और अणु के बारे में जानकारी नहीं है तो मोल टर्म को आप नहीं समझ सकते, इजीली समझ सकते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग मोल की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पदार्थों की मात्रा का माप क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर मोल होता है। और आप लोगों ने जब फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे आप 7 आधारी राशि के बारे में पढ़ते हैं, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं या फिर बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। उस 7 में आपका एक राशि क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, मोल लिखते हैं। यानी कि पदार्थ के मात्रा की माप जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, मोल कहते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ये कह सकते हैं मोल क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये पदार्थ की मात्रा है। दैट मीन्स इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं। अब मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग मोल की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में ये जो मोल शब्द है ये किसके लिए उपयुक्त होगा, आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो मोल शब्द है ये केमिस्ट्री में आपका किसके लिए होगा अप्लीकेबल, तो सर किसी परमाणु के लिए होगा। 1 मोल परमाणु हम लोग कहते हैं, या फिर किसी अणु की बात करेंगे तो उसके लिए होगा। 1 मोल हम लोग अणु भी कहते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे आयन की तो उसके लिए भी होगा। यानी कि मोल शब्द जो है वो परमाणु, अणु और आयन के रिगार्डिंग क्या किया जाता है सर, यूज किया जाता है।
अब आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो परमाणु है वो किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है और जो अणु है वो किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। और आयन तो आपका तब बनता है जब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन की जाती है। मेरे मित्र, आप सबों को यहां पे ये ध्यान में रखना है कि किसी भी तत्व के एक मोल परमाणु या फिर किसी भी यौगिक के एक मोल अणु या फिर किसी भी आयन की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें कणों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा। एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होगी। अब ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो है, ये अगर तत्व के लिए बात की जाएगी तो आप परमाणु के रूप में देखेंगे, अणु के यौगिक के लिए बात की जाएगी तो आप अणु के रूप में देखेंगे। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है, हम लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। हम आपसे कहना यही चाह रहे हैं कि मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे कि ये बताओ कि एक मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन तो हमारा तत्व है, तो एक मोल हाइड्रोजन में जो परमाणु की संख्या होगी वो कितनी, आप कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर यहीं पे कोई ये पूछ दे कि एक मोल आपका H2O में कितने अणु होंगे, एक मोल H2O में कितने अणु होंगे, तो आप फिर से कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब ये जो मोल है, ये जो मोल शब्द है, ये केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि किसी भी तत्व या फिर किसी भी यौगिक में जो परमाणु या अणुओं की संख्या होगी वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगी। और एवोगाड्रो संख्या हमारा कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। याद रखिएगा कि एवोगाड्रो संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप Na ऐसे लिख लो या फिर आप इसी सिंबल को इस तरह से लिख सकते हो। और ये है क्या, तो आप सभी ध्यान में रखना, ये आपका एवोगाड्रोस नंबर है। क्या है, आपका एवोगाड्रोस नंबर है। तो मेरे मित्र, अब अगर आपसे कोई सवाल ये कर दे, ये बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई पूछ देगा कि एक मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, ऑक्सीजन गैस, आप कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब आपको कह देगा कि एक मोल भैंस के टोटल कण की संख्या, आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कह देना। एक मोल बकरी में टोटल बकरी की संख्या, आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कह देना। सिंपल। जब भी जहां पे भी एक मोल तत्व या एक मोल यौगिक के अणु की बात की जाएगी तो उसमें परमाणु या अणुओं की संख्या एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगी, जो कि आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। आप कहेंगे चलो सर ये चीजें क्लियर हो गई, लेकिन सर ये बताओ कि किसी भी तत्व का एक मोल कितना द्रव्यमान के बराबर होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने सिर्फ ये सीखा कि एक मोल हाइड्रोजन इतना के बराबर होगा, लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि एक मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के द्रव्यमान होंगे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक का एक मोल अगर द्रव्यमान की बात की जाएगी तो तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा और यौगिक का जो अणुभार होगा उसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर हाउ, कैसे। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 लिखते हैं और एटॉमिक मास 1 लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी तत्व को उसके परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के सहारे रिप्रेजेंट करते हैं तो परमाणु संख्या को यहां लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम है ये क्या है, हाइड्रोजन के 1 मोल का द्रव्यमान है। यानी कि हाइड्रोजन के 1 मोल के द्रव्यमान की अगर आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी 1 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम H2O के 1 मोल द्रव्यमान की बात करेंगे तो आप कहेंगे H2O का अनुभार कैसे निकालेंगे, तो किसी भी यौगिक में जितने परमाणु हैं सर उन सभी के भार को जोड़ देंगे, अनुभार आ जाएगा। आप लोगों ने याद करा होगा कि सर H2O का अनुभार 18 ग्राम होता है, तो जाहिर सी बात है कि 1 मोल H2O कितना ग्राम के बराबर होगा, 18 ग्राम के बराबर होगा। मेरे मित्र मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया, ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो जितना आराम से इसको आप अपने माइंड में सेट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्या कहा मैंने आपको, मैंने समझाया कि अगर कहीं पे भी
अगर कहीं पे भी एक मोल परमाणु या फिर अणु की संख्या की बात की जाएगी, एक मोल परमाणु या अणु की संख्या की बात की जाएगी, तो आप झट से कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है सर जी? ये एवोगाड्रोस नंबर है। क्या है? एवोगाड्रोस नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। अब मेरे मित्र यहां पे तो हमने एक मोल परमाणु या अणु की संख्या की बात करा ना। अब अगर कोई ये कह देगा कि एक मोल तत्व का द्रव्यमान, एक मोल तत्व का द्रव्यमान, तो क्या याद रखेंगे? आप सभी याद रखेंगे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर अब तो हम किसी भी तत्व के लिए कह सकते हैं। कह देगा एक मोल कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? हम कहेंगे कैल्शियम का परमाणु भार 40 लिखते हैं तो 40 ग्राम हो जाएगा। अब अगर हमसे कोई कह देगा कि सर एक मोल H2SO4 का द्रव्यमान कितना होगा, तो सर H2SO4 का द्रव्यमान जो है वो 98 लेते हैं तो 98 ग्राम हो जाएगा। तो एक मोल तत्व का अगर द्रव्यमान पूछेगा तो जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो लिख देंगे। और चला जी अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि एक मोल यौगिक का द्रव्यमान कितना होगा, तो हम लोग झट से कहेंगे कि गुरुजी एक मोल यौगिक का जो द्रव्यमान होगा वो यौगिक के अनुभार के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? यौगिक के अनुभार के बराबर होगा, यानी कि यौगिक के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। इतना चीज क्लियर है क्या? आप कहोगे सर जी पूरी तरह से क्लियर है। तो मेरे मित्र अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है? 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है और हमें जानकारी किस रूप में देना है सर? तो सर उसमें टोटल कितना मोल होगा और साथ ही साथ उसमें जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो मेरे मित्र हम लोग अगर हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहोगे? आप सभी कहोगे कि गुरुजी जो हमारा जल का द्रव्यमान दिया गया है, यह हम यहां पे लिख सकते हैं दिया गया, यहां पे दिया गया, ध्यान दीजिए इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। दिया गया जल का द्रव्यमान कितना है? 360 ग्राम। कितना है चला जी? 360 ग्राम। क्या पूछा जा रहा है कि इसको सही रूप से कौन निरूपित करता है? सही रूप से किस रूप में हमें निरूपित करना है? तो आप कहेंगे सर मोल के रूप में, क्योंकि 2 मोल जल, 20 मोल जल और फिर जल के इतना अणु, फिर इतना अणु की बात की जा रही है, तो हमें मोल भी निकालना है कि इस 360 ग्राम जल में कितने मोल होंगे और साथ में जो हमारा उस मोल में अणु की संख्या होगी वो भी निकालना है। तो भाई मेरे आप कहोगे कि दिया गया जल का द्रव्यमान 360 ग्राम। अब अगर हमको मोल की संख्या निकालना है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब यहां पे आपने बताया कि अगर हम H2O के एक मोल की बात करते हैं, अगर हम H2O के एक मोल की बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगा? आप कहेंगे H2O के अनुभार के बराबर। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं सर जी? 2। तो जाहिर सी बात है इसका मास भी 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है। और ऑक्सीजन सर 16, तो 16 और 2 18। एक मोल कितना हो गया चला जी? आप कहेंगे 18 ग्राम। तो आप बता दीजिए कि अगर 360 ग्राम वाटर है तो कितना मोल होगा? आप कहेंगे 18 दूना 36, 18 दूना 36 मतलब सर जी 20 मोल। तो क्या हम यहाँ पे मोल की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं चला जी? मोल की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं? दिया गया द्रव्यमान अब बटा ये जो आपने द्रव्यमान निकाला है इसको हम लोग मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान, इसको और आसानी से याद रखने के लिए अगर किसी यौगिक में निकालना है मोल की संख्या तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होगा। तो दिया गया द्रव्यमान अब बटा यौगिक का निकाल रहे हैं तो सर अनुभार। यहां पे हमने लिख दिया है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि जल मोल की संख्या। तो जल का मतलब क्या? यहां पे सिंपल हम यौगिक लिख देते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा सब चीज के लिए। तो यौगिक में मोल की संख्या, तो दिया गया द्रव्यमान अब बटा जो यौगिक का अनुभार होगा वो लिख दीजिएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस हिसाब से इस हिसाब से अगर हम लोग यहां पे क्या कहेंगे 360 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो आप कहेंगे सर इसीलिए 360 ग्राम जल में मोल की संख्या कितना हो जाएगा चला जी? आप बताइए। अब आप कहिएगा सर दिया गया द्रव्यमान तो हमारा 360 है बिल्कुल, और जो हमारा H2O का अनुभार है सर जी 18, 18 दूना 36 कितना आ गया सर जी? जल का जो 360 ग्राम जल में जल की मोल की संख्या कितनी होगी सर जी? 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। भाई मेरे अब अगर इसमें पूछ देगा कि जो आपका 20 मोल है, यानी कि 20 मोल वाटर में
एक मोल वाटर में कितने वाटर के अणु होंगे? तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान तो अनुभार के बराबर हो गया, अणु की बात करेंगे तो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर एवोगाड्रोस नंबर तो हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। बिल्कुल चले जी। तो यहां पे 20 मोल है ना, 20 मोल है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि एक मोल H2O में, चूंकि एक मोल H2O में अणु की संख्या, चूंकि एक मोल H2O में अणु की संख्या एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होती है, इसीलिए 20 मोल, इसीलिए 20 मोल H2O में, 20 मोल H2O में अणु की संख्या, 20 मोल H2O में अणु की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर जी 20 गुना Na। अब Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मेरे मित्र यहां पे अगर आप गुना करोगे 20 अगुना 6 पॉइंट कितना सर 022 इंटू 10 टू द पावर 23 को, तो सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको कितना आएगा सर 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25। 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है यहां पे, जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है? तो आप कहेंगे कि सर 20 मोल जल, 360 ग्राम जल में मोलों की संख्या 20, तो एक तो आपका सही रूप में यह प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरा सर जल के 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 अणु को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब आपके इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो 2 और 4 है। देख लीजिए कहां पे है 2 और 4। आप कहेंगे कि गुरुजी 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ा, मतलब यहां पे तीर मारने जैसा नहीं था। इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट को समझना बहुत बड़ा चीज था, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ साथ मूल कंसेप्ट से संबंधित जो बेसिक बातें थी कहीं ना कहीं उसका रिवीजन आप सबों को हो गया होगा, और यही फायदा होता है चेला जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने का। यहां पर चीजें आपके माइंड को खोलती भी है और साथ ही साथ आपके माइंड को क्लिकबेट करने के लिए भी बताती है कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका माइंड जो आपने पढ़ा है उसके किस कंसेप्ट को क्लिक करेगा। बहरहाल आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे भाई आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके चारों ऑप्शन में से एक एटम के लिए यानी कि एक परमाणु के लिए कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका असत्य है। ये चीजें आपको इसमें से पिक आउट करनी है। मेरे मित्र ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। दूसरा है कि परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। तीसरा है कि परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। और चौथा है कि परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मेरे मित्र सीधे सीधे आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि जो परमाणु होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उस चीज को चुनिए। और ये सारे कथन परमाणु के विशेषता यानी कि गुण से संबंधित है। तो सवाल तो आपसे यही ना करा जा रहा है कि परमाणु की विशेषता आप जान रहे हो या फिर नहीं जान रहे हो। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी पूरा प्रॉपर्टीज तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। मेरे मित्र जानना चाहिए, और आप सबों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी थोड़ा सा हेडिंग लगा लीजिएगा। किसके बारे में सर? एटम के बारे में। मेरे मित्र इसी को हम लोग परमाणु के नाम से जानते हैं। और कोई भी आपसे पूछ दे कि व्हाट डिड यू मीन बाय एटम, तो आप सभी कहेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि परमाणु जो है वो क्या है? तत्व का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु जो है वो क्या है? तत्व का सूक्ष्मतम कण है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में क्या बताया था। तो डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। बट जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप हुई तो हम लोग परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में डिवाइड करते हैं। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था, लेकिन अब आधुनिक केमिस्ट्री के अनुसार परमाणु क्या है? विभाज्य है। और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु को हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं।
तो ये चीजें आपका मेन बात हो जाता है कि किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अविभाज्य होते हैं, यानी कि इनडिविजिबल होते हैं। साथी मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग परमाणु के आकार की बात करेंगे तो परमाणु का आकार कैसा होगा, गोलीय होगा। परमाणु का आकार कैसा होगा, गोलीय होगा। इसकी त्रिज्या किस में मापी जाएगी, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि त्रिज्या नैनोमीटर यानी कि एनएम में मापी जाती है, एनएम में मापी जाती है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो परमाणु होते हैं इसके अगर उप परमाणु कण की बात की जाएगी, उप परमाणु कण या फिर इसी के मौलिक कण की बात की जाएगी, तो आप सभी किसका नाम लेंगे, आप सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम लेंगे। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि परमाणु का नेचर कैसा होता है, तो सर ये उदासीन प्रकृति का होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। कैसा होता है सर, न्यूट्रल होता है। लेकिन मेरे मित्र यही परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करके आयन बनाती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस एवं गेन करके, इलेक्ट्रॉन का लॉस एवं गेन करके आयन बनाती है। क्या करती है सर, आयन बनाती है। और मेरे मित्र केमिस्ट्री में जितने भी पदार्थ को हम लोग देखते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन सभी के निर्माण में इस परमाणु का क्या होता है, अहम रोल होता है। क्योंकि कोई भी यौगिक होगा तो उसका सूक्ष्मतम कण क्या होगा, अणु, और अणु तभी बनेगा जब दो परमाणु आपस में संयोजित होंगे। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखना, कि दो परमाणु आपस में जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक अणु का निर्माण नहीं होगा। यानी कि परमाणु आपस में संयोजित होकर के क्या करेगी, अणु का निर्माण करेगी। और जब अणु का निर्माण कर रही है तो जाहिर सी बात है क्या, तो सर ये यौगिक के निर्माण में भी मदद करता है। तो जब भी परमाणु की विशेषता या गुण की बात की जाएगी तो आप कहेंगे कि यह तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, डाल्टन के अनुसार अविभाज्य है, इसका उप परमाणु कण या मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस एवं गेन करके ये क्या करता है, आयन बनाता है। इसकी प्रकृति सर उदासीन होती है। इसका आकार कहेंगे गोलीय, त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। दो परमाणु आपस में जुड़ेगी, अणु का निर्माण करेगी। अब बात यहां पे ये है कि क्या सर परमाणु मुक्त अवस्था में पाई जाती है या फिर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कुछ परमाणु बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं और कुछ परमाणु बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो जो परमाणु क्रियाशील होते हैं बहुत ज्यादा, वो तो हमेशा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो परमाणु कम क्रियाशील होते हैं सर वो जो है आपका मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि सामान्यतः परमाणु जो हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। समानता परमाणु जो है ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जबकि अणु आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये चीजें आप सभी यहां पे ध्यान में रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चीज स्टार मार्क देकर के तो ये कि परमाणु या आप ये लिख सकते हो कि समानतः परमाणु स्वतंत्र अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। समानतः परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हमने यहां पे लिखा कि समानता परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो ये समानता का मतलब क्या हुआ कि सर संभावना ये भी है कि कुछ परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब मेरे मित्र आइए हम अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। मेरे मित्र आप कहेंगे सर यहां पे तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। आपने यहां पे बताया कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो आप यहां पे समझा रहे हो कि कुछ ऐसे परमाणु हो सकते
जाते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब हमको यहां पे ये कहा जा रहा है कि पहले ही ऑप्शन में कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं और हमको सत्य और असत्य चुनना है, तो यहां पे क्या करेंगे मेरे मित्र, यहां पे हम एनसीईआरटी के साथ जाएंगे। क्या, किसके साथ जाएंगे? एनसीईआरटी के साथ जाएंगे। क्या है मेरे मित्र एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट? तो आप सबों के सामने है, आप सबों के सामने है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में परमाणु के अस्तित्व के बारे में क्या कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये आपको थोड़ा छोटा दिखेगा, तो परेशान नहीं होना है मेरे मित्र, हम इसको बड़ा करते रहे, अब ले ले रहे हैं। परमाणु के अस्तित्व के बारे में एनसीईआरटी में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे मेरे मित्र कहा जा रहा है, आपको यहां पे कहा जा रहा है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। मेरे मित्र, यहां पे जो ये चीजें कही जा रही है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, मतलब साफ है कि कुछ तत्व के परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं। आप कहेंगे अगर रह पाते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या है? भाई मेरे, अगर आप अक्रिय गैस की बात करते हो, अगर आप अक्रिय गैस की बात करते हो, बोले तो नोबेल गैस एलिमेंट की बात करते हो, तो नोबेल गैस एलिमेंट क्या कहते हो इसके बारे में कि गुरुजी ये जो है हमारा आर्गन होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है। टोटल आप लोग पढ़ते हो ना सर कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडन है, अक्रिय गैस है। तो क्या अक्रिय गैस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है? आप कहते हो कभी नहीं भाग लेती है सर। क्यों? क्योंकि सर ये क्रियाशील नहीं होते हैं, और अक्रिय गैस जब भी मिलेंगे एक परमाणु के रूप में मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि अक्रिय गैस जैसे तत्वों के कुछ परमाणु ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। तो जो परमाणु अभिक्रियाशील नहीं होंगे वो स्वतंत्र अवस्था में होंगे, लेकिन अधिकांश परमाणु क्रियाशील होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल दैट परमाणु डजंट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। चूंकि अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम ये कहेंगे कि सर कुछ तत्व के जो परमाणु होंगे वो अस्तित्व में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अक्रिय गैस तत्व के परमाणु को स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में कह सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके अगर किसी अन्य तत्व की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर उसके परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहेंगे, यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि अधिकांश तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। मतलब साफ है कि सर कुछ तत्व के परमाणु होंगे जो स्वतंत्र अस्तित्व में रहेंगे, और वैसे तत्व कौन होंगे? आप कहेंगे अक्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस। तो मेरे मित्र कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला में कहा रहा है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। आप कहेंगे सर ये हमको लग रहा है कि गलत है, हम यहां पे कह सकते हैं कि कुछ तत्व के परमाणु जो हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं, ये हम कह सकते हैं। दूसरा कि परमाणु मूल इकाई है, बिल्कुल बेसिक यूनिट है। Atom is the fundamental unit of every material which are used to। या हम लोग वैसे सभी पदार्थ जिसका उपयोग कर रहे हैं उन सभी का मौलिक कण जो है वो परमाणु है मेरे मित्र, जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। बताइए क्या मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पे कि परमाणु आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या गेन करके क्या बनाती है? सर जी आयन बनाती है, और परमाणु यहाँ पे सर अणु बनाती है। तो क्या ये प्रॉपर्टीज आपका सही नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। फिर परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। मैंने आपको क्या बताया है सर कि अगर हम लोग बात करते हैं कि परमाणु सर उदासीन प्रकृति के होते हैं, तो आपने यहां पे लिखवाया है, और ये आयन तब बनाएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या फिर गेन करेंगे। तो मेरे मित्र आपका दूसरा प्रॉपर्टीज भी फुलफिल हो रहा है। तीसरा, परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख या अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। एज यू मीन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट यहां पे जरूरी होगा, H2SO4। इन सभी चीजों को तो सर हम देख सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं ना। और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड आपके पास हैं जिसको आप छू भी सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये भी हमारा सही है। तीसरा में जो हमारा असत्य के रूप में देखा जा रहा है वो क्या? तो सर परमाणु स्वतंत्र अवस्था अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। ये क्या है सर? गलत है। क्यों? क्योंकि हम सभी कहेंगे कि सर कुछ परमाणु जो हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं। तो हमारा ये यहां पे ये कहना चाहिए कि सामान्यतः परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। सामान्यतः परमाणु क्या होते हैं? स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं, और अधिकांशतः परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर ये चीजें हमारा क्लियर हो गया है।
तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो पूरा कंसेप्ट था, पूरा निचोड़ था, वो चीजें आप सबों को समझ में आ गई होगी। अब मेरे मित्र यहां पे मैंने एक चीज का जिक्र करा कि जो अक्रिय गैस होते हैं ये एक परमाणुक होते हैं। अक्रिय गैस जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो सर एक परमाणुक होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो एक परमाणुक है इसी को हम लोग इंग्लिश में मोनोएटॉमिक बोलते हैं। और ये जो कंसेप्ट है वो कहां से आया है? तो आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि ये कंसेप्ट आपका एटॉमिसिटी से आया है। कहां से आया है? एटॉमिसिटी से आया है, जिसका मतलब क्या होता है सर जी? परमाणुकता होता है। क्या होता है? परमाणुकता। और बड़े ही सरल शब्दों में याद रखिएगा कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या उस अणु की क्या कहलाती है? परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी कहलाती है। क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी गैसेस आपका अक्रिय गैस हैं। तो ये सभी, इन सभी में एक ही परमाणु है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? सर ये एक परमाणु यानी कि मोनोएटॉमिक है। क्या है? मोनोएटॉमिक है। और चला जी अगर O2 की बात की जाएगी तो आप कहेंगे गुरुजी ये डायएटॉमिक है। अगर N3 की बात की जाएगी तो आप कहेंगे सर ये ट्राइएटॉमिक है। और P4 की बात की जाएगी तो आप कहेंगे सर टेट्राएटॉमिक है। और 4 से ज्यादा रहेगा तो उसको पॉलीएटॉमिक के रूप में देखते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर, क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सरल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज। भाई मेरे बहुत सारे मित्र आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एकदम सही लेकर के चल रहे होंगे। भाई मेरे ध्यान देना यहां पे कि जब भी हम बात करते हैं किसी परमाणु के सिंबल की, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जो हम लोग परमाणु का सिंबल हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, हीलियम के लिए He लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, ये सभी क्या है? आधुनिक सिंबल हैं। ये क्या है? आधुनिक सिंबल हैं। और मेरे मित्र आपको स्टार मार्क देकर के ये याद रखना होगा, कि तत्वों का आधुनिक सिंबल का जनक, यहां पे तत्वों के लिख लीजिए, तत्वों के आधुनिक प्रतीक का जनक, आधुनिक प्रतीक का जनक किसे बोला जाता है? याद रखिएगा जे वर्जिलियस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जे वर्जिलियस को बोला जाता है। और तत्वों के लिए पिक्टोग्राफ सिंबल का प्रतीक, सॉरी तत्वों के लिए पिक्टोग्राफ सिंबल किसने दिया था? तत्वों के लिए पिक्टोग्राफ सिंबल, तो आप याद रखना जॉन डाल्टन। क्या नाम याद रखोगे चिला? जॉन डाल्टन। अब पूछ देगा मॉडर्न सिंबल, हाइड्रोजन के लिए H, नियोन के लिए Ne, ऑक्सीजन के लिए O, आप कहेंगे जे वर्जिलियस। क्या कहेंगे? जे वर्जिलियस। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी परमाणु के सिंबल की बात करेंगे, तो हम हाइड्रोजन के लिए H लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिख सकते हैं, और फिर अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम के लिए तो Ca लिख सकते हैं। परमाणु को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो जो तत्व का सिंबल है वो हम लिख देंगे, वो उस तत्व के परमाणु के बारे में बताएगा। क्या करेगा? वो उस तत्व के परमाणु के बारे में बताएगा। अब केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो गैसीय रूप में मिलते हैं। एज यू मीन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं सर? गैसीय रूप में मिलते हैं। तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि क्वेश्चन में एक टर्म लगा देता है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो मेरे मित्र नाइट्रोजन गैस जो होगा वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के रूप में होगा, यानी कि अणु के रूप में होगा। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही गैस की बात की जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि उस परमाणु के मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि सर तत्व के भी अणु होते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन गैस की बात की जा रही है, तो ये जो नाइट्रोजन का सिंगल सिंबल N लिखा हुआ है ये हम कतई टिक नहीं करेंगे। नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस के अणु, और अणु बनने के लिए तो 2 परमाणु चाहिए। आप कहेंगे फिर तो सर हमारा N2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि नाइट्रोजन परमाणु का रासायनिक प्रतीक, तो हमारा सिंबल N सही होता। और मेरे मित्र अगर आपसे यहीं पे ये सवाल करा जाए कि ये बता दो कि ऑक्सीजन परमाणु का प्रतीक क्या होगा? ऑक्सीजन परमाणु का प्रतीक क्या होगा?
ऑक्सीजन परमाणु का प्रतीक क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी O ही होगा, लेकिन ऑक्सीजन गैस कह देगा तो हम लोग किसको लेके जाएंगे, O2 को लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे, O2 को लेके जाएंगे। इसी तरीके से मेरे मित्र अगर हम हाइड्रोजन के परमाणु की बात करेंगे तो सिंपल सिंबल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे वी कैन राइट एज H2। कैसे लिखेंगे, H2 लिखेंगे। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या फिर हमारा हाइड्रोजन गैस की बात की जाएगी तो यहां पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे तत्वों के अणु की बात की जा रही है, तो हम लोग इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो लिखेंगे। और जब बात की जाएगी सर परमाणु की, तो जो उसका नाम है उसके सिंबल का यूज कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर सवाल ये करा जाए कि तत्व के आधुनिक प्रतीक का जनक जे बर्जीलियस और जो पिक्टोग्राफ है जॉन डाल्टन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज SOSDNA। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी अगर हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके नाम के सहारे, तो पहला लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद हमारा कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा। अगर पहला लेटर कैपिटल के बाद अगर कोई भी लेटर कैपिटल है तो सर वो गलत है। जैसे अगर हम बात करते हैं चला जी कैल्शियम की, तो अगर हम Ca लिख रहे हैं सिंबल कैल्शियम का तो गलत ही, चार्टेड अकाउंटेंट हो जाएगा। अगर हमको कैल्शियम को सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट करना है तो Ca लिखना होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं सर, किसी और तत्व, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम की आप बात कर लीजिए, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का सिंबल अगर हम Mg लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा सर, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होगा। तो सर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट बाय देयर सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम लोग कहेंगे कि सर पहला लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल, दोनों अगर कैपिटल है दैट वाज द रॉन्ग सिंबल ऑफ द एलिमेंट। वो क्या होगा सर, रॉन्ग सिंबल होगा। आप कहेंगे चलो गुरुजी इसको हमने समझ लिया, बट यहां पे हमें यह बताओ कि सर यहां पे सोडियम का रासायनिक सिंबल पूछा जा रहा है हमसे, और सोडियम SODIUM लिखा हुआ है, तो सिंबल क्या SO होगा? नहीं मेरे मित्र, यहीं पे आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि तत्वों के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के क्रम में कुछ तत्वों का सिंबल उसके लैटिन नेम से लिया गया, और जो सोडियम है इसका लैटिन नेम क्या होता है, आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है। क्या होता है चेला जी? नाइट्रियम। और जो हम लोग सोडियम का सिंबल लेते हैं वो कैसे, तो सर Na। तो आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे मित्र आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं उसके लैटिन नेम को याद रखना होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें यहां पे सोडियम के अलावे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सोडियम के अलावे अगर बात की जाएगी लोहा की, लोहा की तो सिंबल हम Fe लिखते हैं। कहां से आया है? तो सर इसका जो लैटिन नेम है, यहां पे हम लैटिन नाम लिख दे रहे हैं। लोहा का लैटिन नाम क्या है? तो सर फेरम, या हम लोग कहीं कहीं पे फेरस भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? फेरस भी पढ़ते हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कॉपर की, तो सिंबल Cu होता है, जबकि इसका लैटिन नेम क्यूपरम होता है। क्या होता है? लैटिन नेम क्यूपरम होता है। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर हम बात करेंगे सोडियम की, तो याद रखिएगा कि इसका सिंबल Na, लैटिन नेम कहां से आया है सर? ये नाइट्रियम से आया है। कहां से? नाइट्रियम से। चलिए जी बात करेंगे सोना, तो याद रखिएगा कि सोना का सिंबल Au लिखते हैं, इसका लैटिन नेम ऑरम। क्या है? लैटिन नेम ऑरम। बात करेंगे चांदी की, याद रखिएगा कि इसका हम लोग सिंबल Ag लिखते हैं और लैटिन नेम अर्जेंटम इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से मेरे मित्र अगर हम बात करेंगे पारा यानी कि मरकरी की, तो सर सिंबल Hg लिखते हैं, और इसका जो आपका लैटिन नेम है वो क्या है? हाइड्राजरम। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के लैटिन नेम।
लोहा, फेरस, कॉपर, क्यूप्रम, सोडियम, नाइट्रियम, और सोना आपका ऑरम, चांदी अर्जेंटम, और पारा आपका हाइड्रोजनियम। और मेरे मित्र एक और चीज पूछा जाता है, जैसे कि आप सभी कभी कभी लिखते होंगे पोटेशियम, पोटेशियम, और पोटेशियम के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, के। तो याद रखिएगा कि इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम। क्या है इसका लैटिन नेम, कैलियम। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उसके लैटिन शब्द है, तो आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, आप वहां से इसको याद रखना। अगला देख लो सर, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका भार सबसे ज्यादा होगा। सुक्रोज C12H22O11 के 0.2 मोल, और फिर है CO2 के 2 मोल, और फिर है CaCO3 के 2 मोल, और फिर है H2O के 10 मोल। बताइए ना सॉल्व होगा ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना होगा। बहुत सारे मित्र तो कहेंगे गुरुजी हो जाएगा, और बहुत सारे मित्र को लग रहा होगा सर कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में पूरा डिटेल बताया है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा। तो भाई सुक्रोज के 0.2 मोल की बात की जा रही है, तो पहले चला जी आप ये पता कर लो ना कि सुक्रोज के एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है। तो आप कहेंगे सर सुक्रोज का जो 1 मोल का द्रव्यमान होगा वो सुक्रोज के अनुभार के बराबर होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे मित्र, आप सभी ध्यान देना यहां पे। अगर हम ये कहें कि चूंकि सी क्या है आपका सुक्रोज ना, तो शुगर का ही फॉर्म होता है। C12H22O11 के 1 मोल का द्रव्यमान, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि गुरुजी इसका जो 1 मोल का द्रव्यमान होगा वो कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है, और हाइड्रोजन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है, और ऑक्सीजन 11 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके बराबर होगा। कैसे लिखेंगे, तो कार्बन की 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहते हैं सर कार्बन 6 12 12 होता है, 12 गो है यहाँ पे, तो 12 गुना 12 लिख दीजिए, प्लस हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान आप कहेंगे गुरुजी 1 होता है, 12 गो है तो आप कहेंगे 1 गुना 12, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान आप कहेंगे गुरुजी 16 होता है, 11 गो है तो 11 इंटू 16 लिख दीजिए। ये क्या होगा, तो सर C12H22O11 के 1 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर है 44 से, यानी कि 144, फिर 12 एकम 12, और 16 और 11 है आपका, तो आप कहेंगे 16 दहां 160 हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे ही कर लीजिए, नहीं तो गलती होने का चांस ज्यादा होगा। 6 6 1 7, अब ये 276 भाई मेरे। अब इसको आप जोड़ लो, 4 2 6 6 12, 7 7 1 8 4 12, 1 13 का 3, और यहाँ पे 2 और 1 3, और एक कितना हो गया सर 4। एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा, 4 2 6 6 6 12, ठीक है, 7 2 9 4 13, अब 13 1 यहाँ पे 14 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 4 2 6 6 12, ठीक है, 7 और 1 8, और 8 4 12, और 12 1 13, ठीक ही तो है सर। फिर 1 बच रहा है आपका, तो 2 1 3 1 4, ठीक है, 432। यानी कि C12H22O11 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना है सर, 432। कितना है, 432। अब पूछा जा रहा है कि 0.2 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। आप कहेंगे सर जब 1 मोल इतना है तो 0.2 मोल, इसीलिए 0.2 मोल हमारा कितना हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी 432 गुना 0.2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, और 4 दूना 8, एक पॉइंट आ जाएगा, ये आपका 86.4 के समथिंग आ जाएगा। मेरे मित्र देख लीजिएगा वो जोड़ घटाव सही है या नहीं, बराबर है 44 से, इतना ही होना चाहिए, 144, 12 ठीक है, 12 और फिर 16 ठीक है, ठीक है, 86.4। अब CO2 के 2 मोल की बात की जा रही है। आपने जो आपका सुक्रोज था उसके 0.2 मोल का द्रव्यमान कितना निकाला सर, 86.4 ग्राम। CO2 के 2 मोल का, तो CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान सर CO2 के अनुभार के बराबर होगा। तो सर CO2 का अनुभार कितना, कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 2 गो है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, 32 और 12 44। तो CO2 का 1 मोल, चूंकि CO2 का 1 मोल कितना है 44 ग्राम, 44 ग्राम, इसीलिए 2 मोल कहा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर 44 दूना 88 ग्राम हो जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल,
तो मेरे मित्र कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल का द्रव्यमान आप कहेंगे इसके अनुभार के बराबर हो जाएगा। कैल्शियम का अनुभार 40 लीजिए, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 या 48, 8 2 10, ठीक है, और 4 1 5 4 9 1 10, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का द्रव्यमान 100 ग्राम है। 2 मोल कहा जा रहा है तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये यहां पे 200 ग्राम हो जाएगा। और H2O के 10 मोल, तो 1 मोल का द्रव्यमान 18, 10 का 18 दाएं 180। अब आप देख लीजिए कि किसका भार ज्यादा आपको नजर आ रहा है, किसका भार आपको ज्यादा नजर आ रहा है। क्या कहोगे कि गुरुजी इसका भार तो 86.4 है, CO2 के 2 मोल का सर 88, और कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का 200 ग्राम, H2O के 10 मोल का तो आप कहेंगे सर 180। भार तो सर कैल्शियम कार्बोनेट का ज्यादा है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? H2O के 18 ग्राम, O2 के 18 ग्राम, CO2 के 18 ग्राम, CH4 के 18 ग्राम, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। ये एक बहुत बड़ा लफड़ा है कि सर किसी भी यौगिक में ऐसे अगर हम परमाणु की संख्या काउंट करेंगे तो सर वाटर में हम कहेंगे सर 3, ऑक्सीजन में 2, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो जाएगा 3, और सर जो हमारा CH4 है इसमें कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 1 5। लेकिन मेरे मित्र ये जो आप H2O या फिर O2 या CO2 की बात कर रहे हो ये सब उसके 1 मोल में होगा, और 1 मोल का द्रव्यमान उसके अनुभार के बराबर होगा। लेकिन अलग अलग यौगिक का अनुभार चूंकि अलग अलग होगा, लेकिन यहां पे तो सेम ही आपका द्रव्यमान दिया हुआ उसमें पूछा जा रहा है। तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या है वो फॉर्मूला? तो वो फॉर्मूला है आपका, किसी भी यौगिक में अगर परमाणु संख्या की बात की जाएगी तो परमाणु संख्या इक्वल टू, आप सभी याद रखना, आप सभी याद रखना, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, यानी कि क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा वो, और साथ ही साथ अणुओं में परमाणु की संख्या, अणुओं में परमाणु की संख्या। ये थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा हमको ताकि चीजें एडजस्ट हो पाए। परमाणु की संख्या इक्वल टू, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दिया गया द्रव्यमान बटा अणुओं में परमाणु की संख्या, अणुओं में परमाणु की संख्या बटा आपका क्या सर, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोले तो सर 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? मोलर द्रव्यमान गुना Na, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कैसे बनाएंगे? तो सर H2O के 18 ग्राम की बात की जा रही है, तो अगर हम H2O में परमाणु की संख्या निकालेंगे, H2O में परमाणु की संख्या निकालेंगे हम, H2O में परमाणु की संख्या निकालेंगे तो H2O का 18 ग्राम दिया गया है, मेरे मित्र 18 लिख दे रहे हैं। अब अणुओं में परमाणु की संख्या, तो H2O वाटर मॉलिक्यूल्स में टोटल परमाणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, 18 गुना 3। अब H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है सर जी? 18 ग्राम, और गुना क्या हो जाएगा? आप कहेंगे Na। भाई मेरे ये 18 और ये 18 कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3Na, यानी कि जो H2O के 18 ग्राम में टोटल H2O के परमाणु संख्या होगी, यानी कि जो आपका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होगी वो किसके बराबर होगी सर? 3Na के बराबर होगी। इसी तरीके से मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? O2 के 18 ग्राम की, तो आप क्या कहेंगे कि सर O2 में परमाणु की संख्या, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में परमाणु की संख्या हमारा ऑक्सीजन का कितना? ऑक्सीजन का दिया गया द्रव्यमान सर जी 18 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या गुरुजी 2 है, और ऑक्सीजन ये O2 है, इसका आपका अनुभार क्या होगा? आप कहेंगे सर जी 16 दूना 32, तो O2 का मोलर द्रव्यमान तो 32 ही होगा मेरे मित्र। फिर हम यहां पे Na लगा देंगे। अब इसको कैंसिल कीजिए, क्या कैंसिल होता है? आप कहेंगे 2 एकम 2, ये 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। 2 नमा 18 और 2 8 16, ये हो गया आपका 9/8 Na।
और 9 और 8 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना के आसपास आएगा? 9 और 8 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका 8 है कम 8, सर 1.1 ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1.1 Na, 1.1 Na। मेरे मित्र इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, आप कहेंगे सर इतना मत लिखिए, अब खाली आप सॉल्व कर लीजिए। तो CO2 में अगर हम बात करेंगे सर परमाणु की संख्या की, तो आप कहेंगे सर दिया गया द्रव्यमान इसका भी 18 है, गुना इसमें टोटल अणुओं की संख्या, तो ऑक्सीजन के 2, कार्बन के 1, 18 गुना 3, अब बटा मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो सर CO2 की 1 मोल का द्रव्यमान 44 ग्राम लिखते हैं, तो 44 गुना Na लिखेंगे सर। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सर ये 18 तिया 54, अब बटा कितना आ जाएगा सर? 44 गुना Na आ जाएगा। ठीक है, अब 54 और 44 को डिवाइड करके देख लीजिए, 44 से कम 44 ही लगेगा, 0, 5 में से 4 गया 1, यहां पे आ जाएगा सर पॉइंट, यहां पे फिर 0, 44 दोनों 88, 1.2, 1.2 के समथिंग मानिए ना सर, उतना करने का क्या जरूरत, 1.2 Na, 1.2 Na। और मेरे मित्र अगला हम बात कर लें CH4 की, तो CH4 का अनुभार देख लीजिएगा, CH4 का अनुभार कितना होगा? कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन है 4 गो, तो 12 प्लस 4 16, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। तो CH4 के 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम हो जाएगा। तो CH4 की अगर चला जी हम बात करें तो दिया गया द्रव्यमान कितना है सर? CH4 का भी 18, परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 1, तो 5 हो गया, 18 गुना 5 बटा 16 गुना Na तो रहेगा ही रहेगा। मेरे मित्र इसको सॉल्व करके हम यहां पे लिख दे रहे हैं, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, और अगर हम 90 को 16 से डिवाइड करें तो क्या कहिएगा कि 16 पंचे 80 और 16 छाके 96 हो जाएगा। तो 0 में से 0 गया और 9, फिर पॉइंट डालिए और फिर यहाँ पे 0, आप कहेंगे 16 पंचे 80, 5.5 Na। तो भाई मेरे यहाँ पे हम 5.5 Na कह सकते हैं। अब आप हमको बता दो कि किसमें परमाणु की संख्या ज्यादा है। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम ऐसे काउंट करते कि मतलब H2O के 18 ग्राम में, O2 के 18 ग्राम में, CO2 के 18 ग्राम में, CH4 के 18 ग्राम में, तो हम सीधे सीधे देख पा रहे थे कि वाटर में सर 3 है, ऑक्सीजन में 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 परमाणु, और सर यहाँ पे जो हमारा मीथेन है इसमें हमारा 5 परमाणु है। तो हम कह देते कि सर मीथेन में परमाणु की संख्या ज्यादा है, हम कह सकते थे। लेकिन मेरे मित्र यहां पे जो परमाणु की संख्या की बात की जा रही है वो परमाणु संख्या एवोगाड्रोस नंबर के रूप में होनी चाहिए, तब आपका सटीक आंसर होता। अब अगर ऐसे यहां पे कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जाता, कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जाता जिसका द्रव्यमान इतना ही रहता और उसका जो आपका परमाणु की संख्या है वो ज्यादा होता, तब वहां पे क्या करते? तो आप कहते सर ये फॉर्मूला तो हमको लगाना ही पड़ता। तो आप क्या कहोगे कि सर H2O के 18 ग्राम में जो टोटल H2O के परमाणु संख्या होंगे वो कितना? तो सर 3 × Na। अब O2 में सर 1.1 Na, और सर जो हमारा CO2 है 1.2 Na, और सर CH4 में आप कहेंगे 5.5 Na। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर सबसे ज्यादा जो परमाणु की संख्या होगी वो CH4 के 18 ग्राम में होगी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। मेरे मित्र वहां पे आपसे परमाणुओं की संख्या पूछी जा रही थी और यहां पे आपसे अणुओं की संख्या पूछी जा रही है। अब यहां पे है 1 ग्राम CO2 में टोटल अणु की संख्या कितनी होगी, 1 ग्राम N2 में टोटल नाइट्रोजन अणु की संख्या कितनी होगी, 1 ग्राम H2 में टोटल आपका हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, और 1 ग्राम CH4 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। अब ये कैसे बनेगा? बहुत ही सरलता से बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहां पे बात करें कि आप हमें यह बता दो कि 1 मोल CO2, 1 ग्राम कह रहा है ना कि 1 मोल CO2 कितना के बराबर होता है, तो आप कहोगे गुरुजी 44 ग्राम के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 44 ग्राम के बराबर होता है। अच्छा, इस 44 ग्राम में टोटल CO2 के कितने अणु होंगे? इस 44 ग्राम में टोटल CO2 के अणु आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे सर? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना यहां पे कि चूंकि
44 ग्राम CO2 इक्वल टू आप Na लिख रहे हो, एवोगाड्रोस नंबर शॉर्ट फॉर्म में, बार बार 6.022 हम नहीं लिखते हैं सर, आप भी समझ जाइएगा, ऐसे ही लिखिएगा, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ गए तो हो गया। तो 44 ग्राम CO2 इक्वल टू Na है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो मेरे भाई ये बता दो कि 1 ग्राम CO2 में टोटल आपका अणु कितना होगा? आप कहेंगे सर जी Na को हम किससे डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे 44 से डिवाइड करेंगे। किससे? 44 से डिवाइड करेंगे, तभी ना 1 ग्राम CO2 में टोटल अणु की संख्या कितनी होगी, निकलेगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। भाई मेरे यहां पे बात की जा रही है 1 ग्राम नाइट्रोजन, ध्यान दीजिए कि 1 ग्राम CO2 कितना आया सर? Na/44 लिख दिए। अब 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस N2 नाइट्रोजन गैस की बात की जा रही है, तो आप कहोगे गुरुजी 1 मोल नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14, 2 है तो 28। आप कहेंगे सर जी ये 28 ग्राम हो जाएगा। अच्छा 28 ग्राम में टोटल कितना अणु? आप कहेंगे एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा। भाई मेरे तो हम ये नहीं कह सकते हैं क्या कि सर जी 28 ग्राम इक्वल टू 28 ग्राम N2 इक्वल टू Na, इसीलिए 1 ग्राम Na इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सॉरी 1 ग्राम हमारा N2 इक्वल टू हो जाएगा Na एवोगाड्रोस नंबर बटा 28। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। तो मेरे मित्र हम यहां पे Na बटा 28 लिख दें? आप कहिएगा सर बिल्कुल लिखिए। अब 1 ग्राम H2, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो यहां पे कि 1 मोल H2 का कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर 1 मोल H2 कहा जा रहा है, तो जैसे ही 1 मोल H2 की बात की जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि सर जी ये 2 ग्राम होगा, और 2 ग्राम में सर कितना होगा हमारा परमाणु? आप कहेंगे सर 2 ग्राम में Na के बराबर होगा। अब भाई मेरे जो आपका 1 ग्राम होगा उसमें कितना होगा? आप कहिएगा सर Na/2 के बराबर होगा। तो मेरे मित्र यहां पे 1 ग्राम H2 आप कहेंगे Na/2 के बराबर है। किसके बराबर है? Na/2 के बराबर है। अब 1 ग्राम CH4, तो क्या कहिएगा कि सर 1 मोल CH4 16 ग्राम, तो हम कह सकते हैं 16 ग्राम CH4 में टोटल अणु की संख्या है Na। अब 1 ग्राम CH4 में सर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम CH4 में जो आपका परमाणु की संख्या होगी वो Na बटा क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 16 हो जाएगा। Na बटा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया Na/16। अब आपसे सवाल क्या करा जा रहा है? आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? अब एवोगाड्रोस नंबर आपका 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है, चला जी, है या ना है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो अब 6.022 को आप यहां पे Na/44 कियो, इसको 44 बार डिवाइड करो, और इसको आप 28 बार डिवाइड करोगे, और हाइड्रोजन वाले को आप 2 बार डिवाइड करोगे, और सर मीथेन वाले को आप 16 बार डिवाइड करोगे। तो आप ये बताओ कि सबसे जो आपका मतलब कह सकते हो ज्यादा भागफल आएगा वो किसका आएगा? आप कहेंगे गुरुजी जब इसको हम 2 बार डिवाइड करेंगे तो वही सबसे ज्यादा भागफल होगा। क्यों? क्योंकि बाकी को 44 बार कर रहे हैं, 28 बार कर रहे हैं, सर 16 बार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितना कम से डिवाइड करेंगे भागफल उतना ज्यादा होगा, और भागफल उतना ज्यादा होगा मतलब कणों की संख्या ज्यादा है। तो क्वेश्चन तो वही करा जा रहा है कि किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? आप कहेंगे गुरुजी 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या क्या होगी? अधिकतम। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र एनसीईआरटी अगर आपको फंसाएगी तो आप जो पढ़े हुए हैं वहां से भी फंसा लेगी, बशर्ते जब तक कि आपका प्रैक्टिस ना हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अब आप मेरे ख्याल से स्किप तो नहीं ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। अब बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज करेंगे कि ऑक्सीजन के सर जी एक परमाणु का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, क्या लिखेंगे यहां पे? चला जी आप हमको ये बताओ कि 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? आप कहोगे गुरुजी 16 ग्राम। तो भाई मेरे हम ये कह सकते हैं ना कि 16 ग्राम में जो हमारा परमाणु संख्या होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा।
जो 16 ग्राम ऑक्सीजन में हमारा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होगी वो कितना, एवोगाड्रोस नंबर के गुरुजी बराबर। तो मेरे मित्र हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु, 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, ये नहीं कह सकते हैं। जब ई एकड़ बराबर है तो ई एकड़ बराबर ना होगा, आप कहेंगे सर 100% होगा। तो जब 100% होगा चला, इतना के बारे में बता दिए कि इतना होगा, तो यहां पे पूछा जा रहा है एक परमाणु का द्रव्यमान, तो ना कह दीजिएगा, आप कहेंगे गुरुजी आराम से कहेंगे कि एक परमाणु का द्रव्यमान किसका, ऑक्सीजन का कितना होगा चला, 16 बटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देख लीजिए ना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। सही आंसर आपका 16 बटा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, टाइपिंग मिसमैच है, 6.023 भी लिखते हैं लेकिन आप 22 ही लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 23 सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे टेकल कर लेना। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक बीकर में 3.42 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है, बिलियन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है। आप कहेंगे गुरुजी अब ये कैसे सॉल्व होगा, बड़ा ही सरल तरीके से सॉल्व होगा सर। मेरे ख्याल से इस क्लास में आपने मोल कंसेप्ट को पूरी तरह से झाड़ दिया है। यहां पे कहा जा रहा है कि एक बीकर में 3.42 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है। याद रखिएगा सुक्रोज का मतलब यहां पे चीनी है, और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि पानी में जब चीनी मिलाएंगे तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्या बनेगा हमारा, विलियन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये कह लेते हैं कि सर ये हमारा बीकर है और ये हमारा क्या है सर, H2O है, जिसकी मात्रा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम। क्या मिलाया जा रहा है इसमें सर, शुगर मिलाया जा रहा है, C12H22O11। कितना ग्राम, 3.42 ग्राम। कितना ग्राम सर, 3.42 ग्राम। ठीक है। अब मेरे मित्र हम इसमें जो परमाणुओं की संख्या को काउंट करेंगे वो कैसे काउंट करेंगे। अगर हम यहां पे ये कह दें कि गुरुजी ऑक्सीजन के 11 हैं और H2O का जो है इसमें एगो है तो 12 हो जाएगा, तो क्या ये सही होगा। आप कहेंगे नहीं सर सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे एवोगाड्रोस नंबर के रूप में आपको आंसर देना है, तो परेशान नहीं होना है। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि सर ये जो 3.42 ग्राम आपका सुक्रोज है इसकी मोल की संख्या कितनी है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि एक मोल सुक्रोज जो है वो 342 ग्राम के बराबर होता है। अब इसका अनुभार निकालिएगा चला, कार्बन 12 गो है तो बराबर है 44 से यहां भी होगा, H22 यहां पे 144 प्लस 22, ऑक्सीजन 16 गुना 11, सब जोड़िएगा तो 342 आएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि C12H22O11 के एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 342 ग्राम होता है। तो जो आपका पदार्थ दिया गया है 3.42 ग्राम, इसमें टोटल मोल कितने होंगे। क्यों, क्योंकि जब सर C12H22O11 के एक मोल की बात कर रहे हैं तो इसके एक मोल में आपका जो ऑक्सीजन परमाणु होगा, एक मोल में ऑक्सीजन का जो परमाणु, याद रखिएगा किसका सर, सुक्रोज का, वो कितना। तो आप कहेंगे कि गुरुजी एक मोल में ऑक्सीजन का जो परमाणु होगा वो हमारा ऑक्सीजन यहां पे चूंकि 11 है और ऑक्सीजन के एक परमाणु में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर परमाणु होती है, तो 11 है तो ये हमारा 11 गुना Na हो जाएगा। अब ये जो हमारा सुक्रोज इस पानी में मिल रहा है ये मोल कितना है, अगर ये पता रहे तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें सर ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व हो रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते। तो मेरे मित्र अगर हम आपको यहां पे ये कह दें कि अगर हम C12H22O11 के मोल की संख्या की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि C12H22O11 के मोल की संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे दिया गया द्रव्यमान बटा अनुभार, योगी क्या ना है, आप कहिएगा बिल्कुल। तो दिया गया द्रव्यमान 3.42 है और ये 342 ग्राम हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, ये 342 कैंसिल, ऊपर में तो 1 बचेगा। आप कहिएगा गुरुजी एकरा हम 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तो सर नीचे हमारा 2 0 है, तो इसको 01 लिख सकते हैं, 0.01। यानी कि ये C12H22O11 342 ग्राम जो है ये एक्चुअली कितना है? 0.01 मोल है। कितना है? 0.01 मोल। अब मेरे मित्र मोल हमारा 1 मोल हो, आधा मोल हो, 2/3 हो, 3/4 हो, उसमें जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है वो तो उतना ही रहेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो ऑक्सीजन के 11 हैं, तो ऑक्सीजन के 11 परमाणु तो सर सुक्रोज के इतना मोल में भी होंगे ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो भाई मेरे अगर हम यहां पे बात किसकी कर लें, अगर हम यहां पे बात कर लें कि जो बिलियन है, बिलियन में या सॉरी हम सीधे अब ये कह दे यहां पे कि 0.01 मोल सुक्रोज में, 0.01 मोल सुक्रोज में ऑक्सीजन की संख्या, समझ जाइएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। तो क्या कहोगे आप लोग कहोगे कि गुरुजी ये जब 1 मोल में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 11 इंटू Na है, तो 0.01 में सर इसका ये गुना हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये हम गुना करेंगे कितना को? तो सर 0.01 अगुना 11 अगुना Na, कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। मेरे मित्र अगर हम इसको गुना कर दें तो आप कहेंगे पॉइंट हटा करके सर जी सॉल्व कीजिएगा तो ये 11 ही होगा, और 2 अंक के बाद दशमलव देना है तो 0.11 Na, 0.11 Na। ये क्या निकला सर? ये निकला कि यहां पे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3.42 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जा रहा है, तो ये जो हमारा 3.42 ग्राम सुक्रोज है इसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 0.11 Na। कितनी है? 0.11 Na। अब मेरे मित्र H2O 18 ग्राम है। अब H2O का मॉलिक्यूलर वेट आप कहेंगे सर 18 ग्राम ही होता है। तो सर 1 मोल में जो आपका 1 मोल वाटर में जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होगी, आप कहेंगे सर वो तो ऐसे ही एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगी। तो यहां पे हमको वाटर में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है उसके लिए कोई झोल तोल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है 18 ग्राम जल में विलय किया जा रहा है, तो मोलर द्रव्यमान तो 18 ही ग्राम है। आप कहेंगे सर इसमें जो हमारा ऑक्सीजन का परमाणु हो जाएगा, इसमें जो ऑक्सीजन की परमाणु हो जाएगी वो कितनी होगी? सर जी एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगी। तो हम 1 Na लिख दें? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दीजिए। 1 Na 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते। पूछा जा रहा है कि बिलियन में उपस्थित ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, मतलब कुल परमाणु संख्या, जब दोनों मिल गया बिलियन बन गया, तो आप कहेंगे सर यहां पे ऑक्सीजन निकाले हैं और यहां पे भी ऑक्सीजन निकाले हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे? तो मेरे मित्र यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे जोड़ दे रहे हैं हम सर कि ये आपका कितना है? 1 Na प्लस 0.11 Na। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 1.11 Na, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी 1.11 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख सकते हैं। और चला जी जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 6.68 इंटू 10 टू द पावर 23, गुना कर लीजिएगा सर आप अपने से, गुना करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से पूरे क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा सर जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ले ली जाती है, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो है वो ऊर्जा देकर और उससे ऊर्जा निकालकर, दोनों तरीके से उसके अवस्था में क्या किया जा सकती है? सर परिवर्तन की जा सकती है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या फिर ली जाती है तो फिर क्या होता है? सर भौतिक अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन वाले चैप्टर में
टोटल जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे वो 10, और इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। और मेरे ख्याल से अब आपको इस चैप्टर से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।